देखा, अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर द हेल्थ केयर सर्विस के ऊपर है। ठीक है, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह जो होती है उसके बारे में पूरे का पूरा दिया। ये इंट्रोडक्शन के अंदर जो जो टीक करवा है वो खाली थोड़ा बहुत देख लेना। बाकी इसके अंदर मोस्टली MCQ आने के कोई चांसेस नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या दिया जाएगा, मार्केट साइज़ वगैरह है, तो थोड़ा बहुत देख लेना कि कितना कितना शेयर वगैरह है, क्या क्या है, नहीं क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर की कंट्री के लोगों ने कितना कितना इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था, पर उसके बारे में है। बाकी मोस्टली इसके अंदर से MCQ वगैरह नहीं पूछते हैं। फिर भी देख क्या दिया हुआ, ये एडवांटेज दिया हैगा, तो 4 एडवांटेज है वो याद रखना। स्ट्रॉन्ग डिमांड है, एट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है, क्वालिटी ने अफोर्डेबिलिटी है, ने पॉलिसी सपोर्ट है। हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या आता है, तो हॉस्पिटल आते हैं। ठीक है, नर्सिंग होम आता हैगा। हॉस्पिटल किसको कहते हैं, जहाँ पे बेड वगैरह की फैसिलिटी हो है, बराबर, जहाँ पे तुम्हारा क्या हो सके कि तुम बीमार वगैरह हो तो तुम्हारे को वो बोतल वगैरह चढ़ाते हो या ऑपरेशंस वगैरह होते हो, वो सबको बोलते हैं हॉस्पिटल। नर्सिंग होम है, इंडिविजुअल मेडिकल प्रोटेक्टर है, ड्रग एंड अल्कोहल रिवेन्यू सेंटर्स है, पर जो NGOs वगैरह सब चलती है कि ये सब वो सब बायोमेडिकल रिसर्च वगैरह है। होम फॉर एज ने मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज वगैरह है, ये सब वो सब चीज़ जाएगी किसके अंदर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर जाएगी। खाली इनों के ब्लैक पॉइंट तुम लोग को याद रखना है, एक MCQ बनने के फुल चांसेस है। डिस्ट्रिक्ट बिटवीन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, तो वो लोग क्या क्या काम वगैरह करते हैं, तो भाई क्या आएगा, वेस्ट रेंज ऑफ सर्विस है, लाइफ स्टाइल डिसीज़ वगैरह है, पर मेडिकल प्रोफेशंस वगैरह है। खाली ब्लैक पॉइंट ये सब काम किएगा, पर हायर कॉस्ट वगैरह है कि भाई खर्चा वगैरह क्या होता है, ज़्यादा वगैरह होता है। अच्छा, डिपार्टमेंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, 100% MCQ बनेंगे। हॉस्पिटल के अंदर कौन से डिपार्टमेंट होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, कार्डियोलॉजी होता हैगा, पर ICU होता हैगा, इंटेंसिव केयर यूनिट फुल फॉर्म के अंदर पूछ सकता है। पर फिर PICU होता हैगा, NICU होता हैगा, फिर CICU होता हैगा, पर फिर न्यूरोलॉजी होता है, ऑनकोलॉजी होता है, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी होता है। ये सब किसके अंदर आते हैं, हॉस्पिटल का अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट है क्या। पर अमुक हॉस्पिटल के साथ सम हॉस्पिटल विल हैव अ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अमुक अमुक के अंदर खाली क्या होता है, आउट पेशेंट होता है, इन पेशेंट वगैरह नहीं होता। खाली लोग क्या करते हैं, चेकअप वगैरह करके छोड़ देते हैं। फिर आता है कॉमन सपोर्ट यूनिट के अंदर कौन कौन आता है, तो ये मैनेजमेंट वगैरह है, फैसिलिटीज़ वगैरह है, ये सब आते हैं क्या। पर आउट पेशेंट मतलब क्या, कि जहाँ पे कोई भी पेशेंट क्या करता है, खाली चेकअप करवा के चला जाता है, बराबर है, उसको क्या बोलते हैं, आउट पेशेंट कहते हैं। इन पेशेंट मतलब क्या होता है कि उसको तुम क्या करते हो, स्टे वगैरह करते हो या कितने लोग आए, उसको क्या बोलते हैं, इन पेशेंट कहते हैं। वाइल अदर आर एडमिटेड, देख एडमिटेड है ना, वो क्या हुआ है, इन पेशेंट हुआ है ना। आउट पेशेंट मतलब क्या, खाली बता के चले गए, वो आउट पेशेंट हो गए। ठीक है, इसका देखिए सम्स वगैरह आता है, 15 मार्क का सम आता है। अभी सम्स की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बराबर है, सम्स की वीडियो एक्सटर्नल के टाइम पे हम लोग देखेंगे। अभी खाली ये जो भी है ना, ये पूरे का पूरा सम जिसके MCQ वगैरह टोटली हम लोग का फिनिश हैगा। पर बट इधर रिकॉल करवाने के लिए तुम्हारे को वीडियो में बना के भेज रहा हूँ, जिसका इनके साथ तुम्हारा रिकॉल हो जाए, तुम्हारा जितना रिकॉल होगा सब चीज़ तुम्हारे को याद है कि उतना अमाउंट का रहेगा, बेनिफिट रहेगा। बाकी तुम कैसे हो जाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, पूरे का पूरा क्या होता है, टेबल वगैरह आता है, टेबल एक बार देखना, पूरा टेबल तुम लोग ने याद किया हुआ है, पर उसके साथ साथ देखना है मोस्ट IMP MCQ 100% आएगा। IPD डिपार्टमेंट में कौन सी चीज़ आती है, पर OPD डिपार्टमेंट में क्या क्या आता है, रेडियोलॉजी मतलब एक्सरे वगैरह करवाते हैं, पैथोलॉजी मतलब सब तरीके के अलग अलग तरीके के टेस्ट वगैरह होते हैं। पर देखो हॉस्पिटल में क्या होगा, अमुक लोग कैसे हो गए, एडमिट करेंगे, अमुक लोग क्या करेंगे, OPD चलती होगी, पर मॉर्निंग 10 to 2 या शाम को 4 से 8, 4 से 6, पर या 5 से 7 OPD मतलब या खाली चेकअप चलेगा। फिर क्या होगा, हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे वगैरह होता होगा, या क्या होगा कि भाई ब्लड टेस्ट वगैरह होता होगा, तो सब उसमें जाए। फार्मेसी मतलब हॉस्पिटल में क्या होगा, एक मेडिकल स्टोर वगैरह होगा, तो उससे कनेक्टेड सब चीज़ें यहाँ बचवाएगी। उसके साथ साथ क्या क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कैसा कि जो ये ऊपर के पाँचों पाँच में जो चीज़ नहीं आती वो सब यहाँ बच जावा है, और जो यहाँ पर जो टेबल के अंदर नहीं दिया हुआ है, टेबल के अंदर जो सब चीज़ें वो सब कहाँ पे चला जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर चला जाएगा। पर इसके सम डिटेल के अंदर करे हैं, पेपर सेट के भी सम्स कंप्लीट किए हुए हैं, ये सब सम्स हम लोग ने डिटेल में किए। मतलब इसके बाद आता है ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एवरेज लेंथ ऑफ अ स्टे
ये वाला है ALOS, बराबर है। इसकी थियरी भी आती है और क्या आता है इसका सम भी आता है। ALOS की फॉर्मा क्या है, टोटल इन पेशेंट डे डिवाइड बाई टोटल इन पेशेंट डिस्चार्ज, इन पेशेंट डे डिवाइड बाई इन पेशेंट डिस्चार्ज। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके ऊपर तेरे को MCQ पूछेंगे, हायर द ALOS लोअर द एफिशिएंसी, ने लोअर द ALOS हायर द एफिशिएंसी, ये कल तेरा MCQ आएगा, बराबर है। ने इसके साथ साथ इधर क्या दिया, ये फॉर्मा भी तेरे को दिए, फॉर्मा के ऊपर एक सम्स भी हम लोग देख लेते छोटे वाला, बराबर। उसके साथ ऑक्यूपेंसी रेट की ये वाली फॉर्मा इन पेशेंट डे बेड डे का, फिर अदर नेट रेवेन्यू पर पेशेंट की फॉर्मा तेरे को दी है। सब फॉर्मा वगैरह सब हम लोग ने कंप्लीट किया है, बराबर। इसमें याद रखियो, हायर द नेट रेवेन्यू पर पेशेंट हायर द एफिशिएंसी। ALOS में कैसा, ALOS ज़्यादा तो लोअर एफिशिएंसी, अपोजिट है ALOS का। नेट रेवेन्यू का कैसा है, डायरेक्ट है, हायर द नेट रेवेन्यू हायर द एफिशिएंसी, लोअर द नेट रेवेन्यू लोअर द एफिशिएंसी, बराबर। फिर C वाला है कैपिटल एम्प्लॉयड वाला है, टोटल असेट में से क्या करने का, करंट लायबिलिटी माइनस कर देने का, बराबर। या इक्विटी के अंदर क्या कर दो, लॉन्ग टर्म लोन को ऐड कर दो। अब ये जो चार फॉर्मा है कि तुम्हारी, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक सम्स वगैरह देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ बच्चों क्या पूछा है, फाइंड ALOS, ALOS तेरे को फाइंड करना है। तो ALOS की फॉर्मा क्या है कि टोटल इन पेशेंट डे डिवाइड बाई टोटल इन पेशेंट डिस्चार्ज, इन पेशेंट डे, बराबर। तो देख टोटल इन पेशेंट नहीं दिया, टोटल पेशेंट दिया 8,000, मतलब हॉस्पिटल में टोटल 8,000 पेशेंट आए, नहीं चले गए कितने, आउट पेशेंट कितने हो गए 4,000। इसका मतलब इन पेशेंट कितना हुआ, 4,000 हुआ कि नहीं हुआ। 8,000 पेशेंट आए, 4,000 चले गए, मतलब 4,000 को हमने क्या किया होगा, एडमिट किया होगा ना। तो 4,000 पेशेंट तेरे क्या हुए, इन पेशेंट। तेरी फॉर्मा क्या आएगी, तो भाई फॉर्मा हमारी है टोटल इन पेशेंट डे, तो टोटल इन पेशेंट डे कितना आया हमारा, 4,000 आया, डिवाइड बाय इन पेशेंट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कितनों को किया, नंबर ऑफ इन पेशेंट डिस्चार्ज 1,600, तो 4,000 डिवाइड बाई 1,600 करा, तो आंसर कितना आया, 5 आंसर आएगा, बराबर। ALOS की फॉर्मा खत्म। इसके बाद एक यहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी रेट दिया, ALOS दिया है, नेट रेवेन्यू पर पेशेंट दिया, 3 क्वेश्चन पूछा। ऑक्यूपेंसी रेट, तो ऑक्यूपेंसी रेट की फॉर्मा क्या है कि इन पेशेंट डे डिवाइड बाय बेड डे, बेड मल्टीप्लाई बाय क्या कर देने का, 365 कर देने का। तो इन पेशेंट डे दे क्वेश्चन के अंदर इन पेशेंट डे 25,000 दे दिया है। तो ऑक्यूपेंसी रेट की फॉर्मा में ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, 25,000 लगा देंगे। बेड डे, बेड है कितने, तो देखिए यहाँ पर दिया है स्टाफ बेड्स, हेडसी है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देने का, अगर 360 कुछ भी नहीं दिया तो 365, बट यहाँ पे तेरे को दे दिएगा ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब होगा क्या, तेरा फॉर्मा बनेगी कैसी, ऊपर जाएंगे तेरे 25,000, बराबर है, ने नीचे तेरा आएगा कितना, 80 मल्टीप्लाई बाय 360, 360 क्यों, क्या को क्वेश्चन में 360 बोला है, तो तेरे को क्या मिल जाएगा, ऑक्यूपेंसी रेट तेरे को मिल जाएगा। फिर ALOS, तो ALOS तो आप लोग ने ऊपर देखा ना, वही हिसाब से फाइंड करने का, क्या फॉर्मा है ALOS की, टोटल इन पेशेंट डे डिवाइड बाय टोटल इन पेशेंट डिस्चार्ज। तो टोटल इन पेशेंट डे ये रहे 25,000, इन पेशेंट डिस्चार्ज, बस तो डिस्चार्ज कितने है 3,000, 25,000 डिवाइड बाय 3,000 करेंगे तो 8.33 समथिंग आएगा, बराबर। इसके बाद क्या आता है, नेट रेवेन्यू पर पेशेंट, एक पेशेंट पे कितना रेवेन्यू मिला, तो देख नेट रेवेन्यू कितना मिला, 50 लाख, बराबर, डिवाइड बाय टोटल पेशेंट कितने थे 10,000, तो 50 लाख डिवाइड बाय 10,000 करूँगा तो नेट रेवेन्यू पर पेशेंट मेरे को मिलेगा, ठीक है। ये भी सम्स वगैरह तुम्हारो करवाएंगे। अब ये आता है 3rd नंबर का, पर कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रहेगा CE वाला, ये जो अपना लास्ट में देखा ना 4th नंबर की फॉर्मा, देख ये वाला तो देखा, ये वाला भी हो गया, नेट रेवेन्यू वाला भी हो गया। C, तो C में क्या चाहिए हमारे को, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ऊपर सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, डिवाइड में क्या चाहिए, बेड डे मल्टीप्लाई बाय 360 चाहिए, बराबर है। तो तेरे को क्या मिल जाएगा, ये वाला भी खत्म हो जाएगा। तो बेड डे वाला तो आता ही है, C वाला तुम्हारे को बता देता हूँ। C में क्या करने का, टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर देने का। तो देख असेट क्या क्या है, पहले नंबर असेट, दूसरा असेट, तीसरा, चौथा, चार असेट है, बराबर। तो 4 का प्लस करेंगे, 50 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 15, 100 आया। उसमें से क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है वो भी, बराबर है। तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो 100 में से 10 ने 5 15 आ जाएंगे, तो 85 आएगा। इसका मतलब ऊपर 85 आएगा ने बेड डे जो है, मतलब बेड मल्टीप्लाई बाय 365 कर देने का। तो बेड डे कितना दिया आएगा यहाँ पर, जो 30 बेड दिया आएगा,
कितना बेट दिया है 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 365 कर देंगे हम लोग, तो ये नीचे वाला भी मिल जाएगा ना। सी तो हमारे को 85 मिला, 85 कैसे मिला, ये चारों असेट का टोटल, उसमें से 10 से 5 15 को माइनस कर डाला तो सी मिल गया। बेट डे कैसे मिला, तो भाई यहाँ पर जो 30 तेरे को दे दिया है मल्टीप्लाई बाय 365, तेरे को बेट डे भी मिल जाएगा, बराबर। ये हॉस्पिटल्स वाले जो सम्स वगैरह है वो हम लोग ने डिटेल में सब किए हुए हैं क्या, पर ये हॉस्पिटल के सम्स के सॉल्यूशंस वगैरह है जो तुम लोग ने पेपर सेट वगैरह A to Z तुम लोग ने खुद ने सब कंप्लीट किया हुआ है। पर अब हम लोग देख लेते हैं इसका यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 क्या आएगा, अकाउंटिंग फॉर रियल इस्टेट डेवलपर। पर रियल इस्टेट के बारे में है। रियल इस्टेट किसको कहते हैं, तो जहाँ पे तुम क्या करते हो कि भाई कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाते हो, ब्रिज वगैरह बनाते हो, पर वो सब किस में जाता है, रियल इस्टेट के अंदर जाता है। देखिए इसके अंदर सब चीज़ दी है, अलॉटी किसको कहते हैं, अपार्टमेंट किसको कहते हैं, बिल्डिंग किसको कहते हैं, कारपेट एरिया किसको कहते हैं, सब चीज़ अंडरलाइन करवाइए। अगर तुम नहीं हो तो ये सब चीज़ ध्यान से देख के जाइए। सब चीज़ MCQ में तो है, पर MCQ को छोड़ के भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके जाना है, तो जाके तुम्हारे क्या आएंगे 30 में से 30 है या 27-28 मार्क्स तुम्हारे कवर हो सकते हैं। पर खाली MCQ वगैरह या ऊपर से करके जाओगे तो 20-22 आ जाएंगे, ज़्यादा आएंगे नहीं। देखिए इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, बराबर है, रियल इस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016 है का, बराबर। ये बेनिफिट्स वगैरह खाली एक बार देख लीजिए, जो जो अंडरलाइन वगैरह किया है, बराबर है। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कोस्ट वगैरह है, ये देखना कंस्ट्रक्शन की कोस्ट में कौन सी चीज़ आती है, ये एक बार रीड करना है, बराबर है। नॉट कंसिडर पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ये सब कंस्ट्रक्शन की कोस्ट वगैरह नहीं है, बराबर। ये एक बार रीड वगैरह करिए। देख अब क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कैसे किसको है, बर तो भाई क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई जो कैसा हो, लार्ज जॉब हो, लंबे टाइम का कोई तेरा वर्क वगैरह है, जो कैसा हो है, एक से ज़्यादा फिनेंशियल ईयर में चलाओ, 2 और मोर फिनेंशियल ईयर में चलाओ, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ने कॉन्ट्रैक्ट बनाने का जो खर्चा होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोलेंगे। फीचर्स के ऊपर से एक तेरा MCQ बनेगा, बराबर। क्या आएगा, पार्टीज इन्वॉल्व होगी, साइड पे वर्क होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, बराबर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड होगा, अलग अलग अकाउंट हम लोग बनाएंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट का क्या होगा, अलग अलग अकाउंट वगैरह बनाएंगे। कोस्ट सेंटर, कोस्ट यूनिट है, बराबर। फिर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वगैरह हम लोग देखेंगे, प्रॉफिट किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, उसका पूरे का पूरा टेबल है। देखिए डिफरेंस तेरे को पूछ सकते हैं, जॉब कोस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग के बीच का डिफरेंस क्या है। तो जॉब कोस्टिंग किसको कहते हैं, तो जो कैसा हुआ वर्क कि भाई कस्टमर के हिसाब से जो वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जॉब कोस्टिंग कहते हैं। जैसे कि सपोज समझ तुमने क्या किया, 2 व्हीलर वगैरह सर्विस में दी, तो कैसे में जाएगा, जॉब कोस्टिंग में जाएगा। पर जबकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में कैसा होगा, ये जो कॉस्ट होगा वो कस्टमर के हिसाब से जो होगा, बड़े कैसा होगा, लंबे टाइम तक चलेगा, 2-3-4 साल तक चलेगा, बराबर। इसका तो देखिए कैसा है, इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह है वो जॉब कोस्ट में जावा है, जबकि सिविल कंस्ट्रक्शन है, शिप बिल्डिंग वगैरह है, वो सब किस में जावा है, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में जावा है। इसके बाद तेरा MCQ बन सकता है, वर्क सर्टिफाई, वर्क अनसर्टिफाई। वर्क सर्टिफाई किसको कहते हैं, तो तुमने जो वर्क वगैरह किया है वो आर्किटेक्ट क्या करे, फाइल कर देवे, तुम्हारे सर्टिफिकेट उसका दे देवे कि हाँ तेरा इतना वर्क कंप्लीट हुआ है, उसको क्या कहते हैं, वर्क सर्टिफाइड कहते हैं। और अगर जो वर्क सर्टिफाई अभी तक नहीं हुआ, जिसका सर्टिफिकेट तेरे को नहीं मिला है, उसको क्या बोलते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड कहते हैं। सपोज समझ ले कि भाई क्या आएगा कि भाई आर्किटेक्ट क्या करता है, हर अठवाडिये आके क्या करता है, साइट वगैरह आके चेक कर देता है कि तुमने कितना वर्क वगैरह किया, उसका तुम्हारा क्या कहता है, सर्टिफिकेट निकाल के दे देता है कि भाई इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब सपोज समझ हर संडे के दिन वो आता है, चेक करता है। अभी सपोज समझ ले आज फ्राइडे का दिन है, और ये 5 दिन का जो तूने काम किया हुआ है वो तो अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ ना, वो उसको क्या कहते हैं, वर्क सर्टिफाइड कहते हैं। क्या जो सर्टिफाई हो गया उसको ये कहते हैं। 100% गारंटी के साथ तेरा कल MCQ इसके ऊपर है, बनेगा न बनेगा। बराबर। देख क्या बोला हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी कैसा आएगा कि यहाँ पे जो तुम लोग प्रॉफिट निकालोगे, पूरे का पूरा प्रॉफिट तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके नहीं जा सकता, बराबर। तुम्हारे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना पड़ेगा, और थोड़ा हिस्सा क्या करना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। तुम पूरे का पूरा पैसे लेके नहीं जा सकते हो। तो देख तुम कितना लेके जा सकते हो। अगर तेरा कॉन्ट्रैक्ट 25% तक कंप्लीट हुआएगा तो 1 रुपया भी तेरे को ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगर 26% से 50% के बीच में तेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है तो ये फॉर्मा के हिसाब से, अगर इतना कंप्लीट हुआ है
तो 2/3। अगर इतना कंप्लीट हुआ है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो चुका है, तो क्या कर सकते हो, प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज इन द बेस ऑफ द एस्टीमेट टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के एस्टीमेट के हिसाब से तुम लेके जा सकते हो। अगर 100% कंप्लीट हो गया तो पूरे का पूरा प्रॉफिट तुम लोग लेके जा सकते हो। सपोज समझ लो कि भाई हम लोग को क्या हुआ है कि भाई हम लोग को एक बिल्डिंग बनाने का ऑर्डर मिला है, बराबर। हम कौन है कि भाई हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह करते हैं। अब हम लोग ने पूरी की पूरी बिल्डिंग 1 करोड़ रुपए में बनाने का डिसाइड किया, ठीक है। फिक्स हो गया कि 1 करोड़ के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, बिल्डिंग वगैरह बना के देंगे। अब सपोज समझ लो कि बिल्डिंग बनाते बनाते क्या होगा कि 2-4-6 महीने में तो बन नहीं जाएगी ना, ठीक है। हमने वर्क वगैरह स्टार्ट किया 31 मार्च तक। सपोज समझ ले के भाई हम लोग ने बिल्डिंग के अंदर 20 लाख रुपए तक का काम कंप्लीट किया है, पर 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 20 लाख का काम कंप्लीट करा, मतलब 20% जितना हम लोग ने काम कंप्लीट करा है। तो ये वाले साल हम लोग प्रॉफिट में कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। पर सपोज समझ लो कि भाई वो जो बंदा है उसने अपन को क्या करा कि भाई 20 लाख अपन लोग ने क्या किया, 20% जितना काम कंप्लीट किया, 20 लाख रुपए का हम लोग ने काम किया। उसने हमारे को क्या दिया है, उसने हमारे को 25 लाख रुपए दिएगा, बराबर। अब हम लोग ने काम कितना कंप्लीट करा, 20% जितना काम कंप्लीट किया है। सपोज समझ लो 20% काम मतलब कि 20 लाख रुपए का काम हम लोग ने उसको कंप्लीट करके दिया। अब उसके पीछे सपोज समझ ले कि कॉस्ट हमारी होगी 18 लाख, तो 2 लाख रुपए तो प्रॉफिट है ना, और हम 1 रुपया भी प्रॉफिट यहाँ बाजू लेके नहीं जा सकते। अगर सपोज समझ लो 26% से 50% के बीच में हो तो क्या करने का, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट अपन क्या करने का, केस रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाई करने का, बराबर। सपोज समझ लो कि भाई नेक्स्ट ईयर हम लोग ने 31 मार्च तक फॉर एग्जांपल के तौर पे 50 लाख, अरे सपोज समझ लो 49 लाख का हम लोग ने काम किया, बराबर। अब 49 लाख के अंदर से सपोज समझ ले हम लोग का खर्चा खाली कितना हुआ था, 40 लाख हुआ था, तो 9 लाख रुपये हमारे क्या मिला, प्रॉफिट मिला। तो 9 लाख रुपये क्या हुआ, नोशनल प्रॉफिट हुआ। एनपी जो है ना उसको क्या कहते हैं, नोशनल प्रॉफिट कहते हैं। नोशनल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, बराबर 9 लाख रुपये हुआ। केस रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाई, सपोज समझ ले कि अभी तक वर्क सर्टिफाई हो गया है तेरा 48 लाख का, बराबर। ने वो बंदे ने हमारे को केस कितना दिया है कि भाई 40 लाख रुपए उसने हमारे को रोकड़े दिए गए। तो 40 लाख अपॉन सपोज समझ ले वर्क सर्टिफाई 48 लाख, तो ये सब हम लोग करेंगे 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, बराबर। केस सी अपन वर्क सर्टिफाई करेंगे तो इतने रुपए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हो तो 2/3, बराबर। इसका एक सम्स वगैरह हम लोग देख लेते हैं क्या। देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है का, बराबर। यहाँ पर हम लोग क्या करने का, जितना भी एक्सपेंसेस वगैरह सब होता है सब डेबिट पे लिख देने का, बराबर। वर्क सर्टिफाई अनसर्टिफाई यहाँ लिख देने का, और ईयर के एंडिंग में जितना भी मटेरियल वगैरह है, जितना भी सब चीज़ बचा है क्लोजिंग, उसको यहाँ लिख देने का। हम करेंगे क्या, यहाँ का टोटल करेंगे, उसमें से यहाँ के टोटल को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, नोशनल प्रॉफिट मिलेगा। ये नोशनल प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, और नोशनल प्रॉफिट में से क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड किस तरीके से करेंगे, तो ये जो परसेंटेज वगैरह जो दिए गए ना उसके बेसिस के ऊपर करेंगे। डिटेल के अंदर ये क्वेश्चंस करे लेंगे, पर इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग वगैरह करेंगे तो ये हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह मिल जाएगा। नोशनल प्रॉफिट में से ये प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, रिजर्व प्रॉफिट मिलेगा। अब इतना प्रॉफिट अभी हम लोग आगे लेके नहीं जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके नहीं जाएंगे, पर वो रिजर्व प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो नीचे लिख देंगे। रिजर्व प्रॉफिट को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, और जो मटेरियल वगैरह बचा है उसको यहाँ पर लिख देंगे। तेरे को एमसीक्यू मोस्टली पूछते किसके ऊपर, नोशनल प्रॉफिट फाइंड करके दो, बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना ट्रांसफर करते हैं वो फाइंड करके दो, क्या रिजर्व प्रॉफिट कितना फाइंड करते हैं वो क्या करो, फाइंड करके दो। उसके साथ साथ एस्केलेशन क्लोज है, बराबर। एस्केलेशन क्लोज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सपोज समझ लो तुमने ऐसा सोचा हुआ है, जैसे कि हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 1 करोड़ रुपए के अंदर, हम लोग ने क्या करा, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। बट क्या हुआ कि भाई टाइम जाते सब चीज़ों का क्या हो गया, रेट वगैरह बढ़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बराबर, हमारे क्लाइंट के साथ बात करेंगे, ने बोलेंगे भाई कि भाई ये चीज़ों का क्या हो गया, इतना इतना भाव वगैरह बढ़ जाएगा, तो ये हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस हमारे क्या करनी पड़ेगी, चेंज वगैरह करनी पड़ेगी। उसको क्या बोलते हैं, एस्केलेशन क्लोज कहते हैं। उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग ने क्या करा हुआ है, सम्स वगैरह देखा हुआ है, बराबर। इसका एक सम कंपलसरी देखना, काउंट वगैरह करना, बराबर, तो तुम्हारे को पता चलेगा कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से वर्क वगैरह हम लोग करते हैं, बराबर। शायद बड़ी यहाँ पे दोनों 2 यूनिट का शॉर्ट रिवीजन तुम्हारा हो गया। ये है बेसिक इवेंट कोड्स,
इवेंट अकाउंटिंग ये तो यूनिट नंबर 3 है। तो अभी इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा के टाइम पे देखेंगे। ये यूनिट भी तुम्हारा फिनिश हो गया है, खबर है। तो इवेंट को टच मत करियो, बाकी जितना करवाए उतना तुम लोग फटाफट रिकॉल मार लो। इवेंट वाला है वो हम लोग बाद में देखेंगे एक्स्ट्रा के टाइम पे।